गरीब की बकरी ईद। नासिर एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। वो अपनी अम्मी नसरीन के साथ रहता था। नासिर के अब्बू की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी नासिर पर ही आ गई। नासिर एक होटल में काम करता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाता था। नासिर की सारी पगार घर के खर्च और अम्मी की दवाइयों में खत्म हो जाती थी। अम्मी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से नासिर को घर का काम भी संभालना पड़ता था। वो सुबह जल्दी उठकर घर में झाड़ू पोछा लगाता था और माँ के लिए खाना भी बना देता था। एक दिन नासिर की अम्मी नासिर से कहती है, बेटा, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। पता नहीं और कितने दिन तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? बस जल्दी से आप अच्छी हो जाओ। मुझे आपके हाथ की बनी खिचड़ी खानी है। वैसे भी मेरे हाथ का बना खाना खा खा कर मैं तंग आ गया हूँ, लेकिन अब और नहीं। यूं वो दोनों हंसने लगते हैं। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। टेबल पर दवाई रखी है, खाना खाकर दवाई ले लेना। अल्लाह हाफिज। यूं नासिर अपने काम पर चला जाता है। नासिर जिस होटल में काम करता था, उस होटल का मालिक जुबैर बहुत ही घमंडी और लालची किस्म का इंसान था। वो नासिर से काफी काम करवाता, पर तनख्वाह देने में वो बड़ी ही कंजूसी दिखाता था। उस दिन भी तनख्वाह का दिन था। जुबैर नासिर की तनख्वाह में से 1500 रुपए काट लेता है। यह देख नासिर, अरे जुबैर भाई, ये क्या, आपने 1500 रुपए काट लिए? हाँ, वो पैसे मैंने तेरी देरी के कारण काटे हैं। ये सुनकर नासिर चौंक जाता है। अरे भाई, ऐसा ना कहो। मैं मानता हूँ कि इस बीच में थोड़ी देर से आ रहा हूँ। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं अपना सारा काम वक्त रहते निपटा देता हूँ। अच्छा, तो तुम सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? देखो, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। नासिर ये सुनकर उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अपने काम पर लग जाता है। तब वो अपने मन में, नहीं, मैं ये काम छोड़ नहीं सकता। बकरी ईद आने वाली है, मुझे कुर्बानी देनी है और अम्मी को खुश रखना है। असल में कुछ ही दिनों में बकरी ईद आने वाली थी। नासिर इस बार कुर्बानी देने की सोचता है। वो थोड़े थोड़े पैसे भी जमा कर रहा था, जिसकी खबर उसकी अम्मी को भी नहीं थी। वो अपनी अम्मी के सामने अचानक से बकरे को ले जाकर खुश करना चाहता था। तभी बकरी ईद के 2 दिन पहले वो बकरा खरीदने जा रहा था। अम्मी कहती है, अरे बेटा, आज तुम इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? अम्मी, मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, वापस आकर सब बताऊंगा। ये कहकर नासिर बकरा खरीदने बकरा मंडी की ओर जा रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। उसी वक्त उधर से गुजर रहे नासिर की नजर उस बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है। नासिर वक्त ना जाया करते हुए उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उस बुजुर्ग आदमी को देखकर नासिर से कहता है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं और इन्हें क्या हुआ है? मैं इन्हें नहीं जानता। अचानक से ये सड़क पर बेहोश हो गए तो मैं इन्हें उठाकर यहाँ ले आया। हमें तुरंत इनके कुछ टेस्ट लेने होंगे ताकि हमें ये पता चले कि इन्हें आखिर हुआ क्या है। हाँ, तो फिर जल्दी से शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम एक काम करो, काउंटर पर कुछ पैसे जमा कर दो ताकि हम इनके टेस्ट कर सके। नासिर काउंटर के पास जाता है। वहां उसे 5000 रुपए जमा करने के लिए कहते हैं। नासिर एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है और तुरंत उसके पास बकरा खरीदने के लिए जो पैसे रखे थे वो काउंटर पर जमा कर देता है कि तभी नासिर को जुबैर का फोन आता है। हेलो नासिर, कहाँ हो तुम? अभी तक होटल क्यों नहीं आए? देखो, जल्दी से होटल आओ, मुझे घर जाना है। पता नहीं मेरे अब्बू कहाँ चले गए, मेरे घर से फोन आया है। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर नासिर अस्पताल में अपना फोन नंबर देकर होटल जाता है। होटल पर जुबैर नासिर की एक नहीं सुनता और उसे वो भला बुरा कहकर घर चला जाता है। वही दूसरी ओर अस्पताल में बुजुर्ग आदमी को होश आता है। वो अपने बेटे को फोन करता है। उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि जुबैर था। जुबैर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वो अपने अब्बू को देखकर बहुत खुश हो जाता है। शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हो अब्बू। हाँ बेटा, वो तो भला हो उस बच्चे का जिसने सही वक्त रहते मुझे अस्पताल पहुंचाया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उतने में डॉक्टर वहां आते हैं। आपके पिताजी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था। अगर वो लड़का आपके पिताजी को अस्पताल लाने में थोड़ी सी भी देरी करता तो पता नहीं क्या हो जाता।
यूं डॉक्टर सारी बात जुबैर को बताता है और नासिर का नंबर देता है। जुबैर नासिर का नंबर देखकर चौंक जाता है। वो होटल जाकर नासिर से, नासिर मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी भला बुरा सुनाया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू की जान बची। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे जुबैर भाई, ये तो मेरा फर्ज था कि मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करूं। ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए जो तुमने अस्पताल में जमा किए थे, और साथ ही साथ ये कुछ पैसे मेरी तरफ से ईदी। बस दुआ में याद रखना भाई। ईदी लेकर नासिर और भी खुश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। उन पैसों से नासिर बकरा खरीदता है और घर ले जाता है, जिसे देख उसकी अम्मी बहुत खुश होती है। यूं नासिर खुशी खुशी कुर्बानी देता है और अपनी अम्मी के साथ खुशी खुशी से ईद मनाता है। गरीब मटन बेचने वाला करोड़पति। सुंदरपुर नाम के गांव में रवि मटन का दुकान चलाता था। उसकी उस दुकान से अच्छी खासी कमाई होती थी, जिससे उसका परिवार भी चलता था। रवि खुश था, पर एक दिन उसके मटन की दुकान के सामने मदन नाम का आदमी अपनी मटन की दुकान शुरू करता है। मदन मटन के दाम रवि के मटन के दामों से कम रखता है, जिस कारण गांव वाले मदन के दुकान पर ही जाने लगते हैं। फिर एक दिन रवि मदन के पास जाता है और कहता है, अरे मदन, इतने कम दामों में तुम मटन कैसे बेच रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। हम दोनों भी एक ही दाम रखेंगे तो दोनों भी कमाई कर पाएंगे ना? अरे हाँ, मुझे तो बस मेरा धंधा बढ़ाना है। अब इसमें तेरा धंधा चले या ना चले, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। और हाँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना धंधा ही बंद करके मेरे पास नौकरी करने लग जा। देखो मदन, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तो तुम्हें समझाने आया था, पर तुम हो कि देखो, इतना लालच अच्छा नहीं होता। इस तरह से रवि मदन को समझाकर वहां से चला जाता है। पर अब तो मदन रवि का धंधा ही बंद करने की ठान लेता है। मदन के कहने पर तो अब कोई भी रवि को बकरियां बेचने से भी मना कर देता है। कुछ ही दिनों में रवि को अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है, जिस वजह से उसके घर में पैसों की कमी होने लगती है। फिर एक दिन उसकी बीवी कहती है, आप क्यों उस मदन के मुंह लग गए? उसने मटन के दाम कम किए तो तुम भी मटन के दाम कम करने थे ना। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो आराम से मिलती। अरे पर कम दामों में मटन बेचना यानी नुकसान करना है। पता नहीं उस मदन को कैसे फुराता है। मुझे तो कुछ दाल में काला ही लग रहा है। अरे अब छोड़ो काली दाल को, पहले